हेलो माय डियर फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में जो हमने विद्युत धारिता के बारे में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने कि विद्युत धारिता क्या होती है, उसका विमीय सूत्र क्या होता है। उसी में अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर के लिए, संधारित्र के प्रकार के लिए। संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी के लिए धारिता का सूत्र कैसे ज्ञात करें वो हम पढ़ेंगे। खास तौर से अगर हम बात करें अपने बोर्ड एग्ज़ाम की, तो बोर्ड एग्ज़ाम में संधारित्र से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है और कंपटीशन में इनमें से हर बार एक छोटा क्वेश्चन कहीं ना कहीं कोई कंसेप्ट बेसिस क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए भी ध्यान रखें। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं संधारित्र की धारिता के लिए। तो संधारित्र हमने कहा था कि एक ऐसा उपकरण है जो आवेश संग्रहित कर सकता है। संधारित्र हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। संधारित्र जिसको इंग्लिश में हम कैपेसिटर बोलते हैं। तो जो संधारित्र के लिए हमने कहा था कि एक ऐसा उपकरण जो आवेश संग्रहित कर सकता है और उसके आकार के आधार पर इसके अलग अलग नाम होते हैं। अलग अलग नाम हमने कहा था कि अगर दो समांतर प्लेटें हैं तो वो समांतर प्लेट संधारित्र होता है। वही अगर अपने पास दो गोलाकार प्लेटें हैं तो गोले संधारित्र कहलाता है। उसके अलावा अगर बेलनाकार प्लेटें हैं तो बेलनाकार संधारित्र भी कहा जा सकता है। जो संधारित्र का सिंबल हम यूज़ लेते हैं वो अपने पास इस तरह से दो समांतर प्लेटें रखी जाती है। एक इस तरफ कनेक्शन दे दिया और एक यहाँ से इस तरफ कनेक्शन दे दिया। दो प्लेटें समांतर प्लेटें रखी हुई है, यही अपने पास संधारित्र का सिंबल होता है, उसका प्रतीक होता है, निशान होता है। ओके, ये ध्यान रखना है। अब ये संधारित्र अपने समांतर प्लेट संधारित्र है, तो उसकी धारिता हम कैसे ज्ञात करें, इसका धारिता का सूत्र कैसे ज्ञात करें। हमने सिद्धांत पढ़ा था Q बराबर CV से हमें पता है कि C इक्वल टू Q होता है। कंप्लीट अगर हमें फॉर्मूला फाइंड करना तो उसके लिए अपने पास एक डेरिवेशन है, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, ये इसका सिंबल था। अब कह रहे हैं फर्स्ट कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो समांतर प्लेट संधारित्र अपने पास इस तरह से दो प्लेटें हैं। एक को हमने कहा कि बाहरी स्रोत की सहायता से आवेशित कर रखा है, ये हमने पहले पढ़ लिया है। जैसे इस पूरी प्लेट पे हम कहते हैं कि धनात्मक आवेश है, और यहाँ इस पर पूरा ऋणात्मक आवेश है। दूसरी प्लेट को हमने कहा कि अर्थिंग कर रखा है, भूसंपर्कित किया हुआ है, इस तरह से भूसंपर्कित कर दिया। दोनों प्लेटों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक समान, इस यहाँ E दे रहे हैं, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस पहली प्लेट का और दूसरी प्लेट का। ये अपने पास प्लेट नंबर 1 यहाँ लिख देते हैं और ये प्लेट नंबर 2। ये दोनों प्लेटें हैं और दोनों एक दूसरे से d दूरी पर, स्मॉल d डिस्टेंस पे रखी हुई है, हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है वो हमने एज्यूम कर ली स्मॉल d है। d दूरी पर दोनों प्लेटें रखी हुई है। अब दोनों प्लेटें जो हमने पहले सिद्धांत पढ़ा था, तो सिद्धांत में हमने कहा था कि पहली प्लेट को जब आवेश देते हैं तो दूसरी प्लेट पर आवेश प्रेरित होता है। तो पहले में प्लस तो दूसरे में हमने कहा माइनस हो गया प्रेरण। d दूरी पर दोनों रखी हुई है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का एक समान है, कैपिटल A है। तो धारिता ज्ञात करने के लिए C इक्वल टू Q/V वाला फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा। वो तो अपने पास धारिता का सूत्र है। ओके, लेकिन उससे V का मान कैसे ज्ञात करें, वो हमें ज्ञात करना पड़ेगा। अब एक आवेशित प्लेट है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और अपने पास यहाँ दो प्लेटें हैं, यहाँ पर दो प्लेटें रखी हुई, प्लेट 1 और 2, और दोनों के बीच में हम कह रहे हैं अभी यहाँ पे कोई माध्यम नहीं है, निर्वात है, बिल्कुल
हवा है या निर्वात कह सकते हैं खाली है। ये खास तौर से ध्यान रखना, बाद में हम इसमें चेंज भी कर सकते हैं। अभी क्या है, यहाँ पर निर्वात की उपस्थिति है। ठीक है, ये केस है अपने पास, पहला केस जो है। बाद में हम कहेंगे कि चालक पदार्थ से भरा हुआ हो या कुचालक पदार्थ से भरा हुआ हो, तब कंडीशंस क्या होगी। लेकिन अभी जो फर्स्ट केस हम सिंपल ले रहे हैं, उसमें हमने कहा कि दोनों प्लेटों के मध्य कोई पदार्थ नहीं है, बिल्कुल खाली है, निर्वात है वहाँ पर। तो आपने किसी एक पट्टिका के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र का मान गाउस नियम की सहायता से पढ़ रखा है, और एक प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो हमने पढ़ा था E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वो हमने एक प्लेट के कारण फॉर्मूला पढ़ा था। अब यहाँ पर दो प्लेटें हैं, तो दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो देखो, एक के कारण प्लस है, इसके कारण इसमें माइनस है, तो बीच में जब आएगा तो हमें पता है कि जुड़ेगा। तो जो कुल विद्युत क्षेत्र का मान अपने पास आएगा, जो E का मान आएगा, वो इन दोनों प्लेटों के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र के मान जुड़ जाएंगे। तो अगर हम विद्युत क्षेत्र का मान यानी कि E का मान रखें तो हमें पता है, वो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करें डायरेक्ट, दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र काम में लेना है। ओके, यहाँ फॉर्मूला पुट करें। सबसे पहले दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो ये हमें पता है कि E = अपने पास आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो ये बन जाता है E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला बन गया। E के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपने पास फॉर्मूला आ गया। अब सिग्मा क्या है ये हमें पता होना चाहिए। हमने आवेश घनत्व पढ़ा था 3 प्रकार का, जिसमें सबसे पहले हमने कहा था कि रेखीय आवेश घनत्व होता है अगर आवेश केवल एक तार पर सीधे अगर तार पर फैला हुआ है, रेखीय आवेश घनत्व। फिर हमने कहा था कि अगर मान लो पूरे पृष्ठ पर आवेश फैला हुआ है तो वो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, जिसको हमने सिग्मा लिखा था। रेखीय आवेश घनत्व को हमने लैम्डा लिखा था। और थर्ड नंबर हमने कहा था कि आयतनिक आवेश घनत्व, जिसको रो लिखा था, यानी कि प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश था। ये जो सिग्मा है वो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, यानी कि आवेश बटा क्षेत्रफल होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा होती है, ये सिग्मा होता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, ध्यान रख लेना आप। यहाँ हमने ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ किया, कहाँ से किया, गाउस प्रमेय से ज्ञात किया है, जो हम ऑलरेडी पहले सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जो अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक की स्थिर वैद्युत की जो हम पढ़ते हैं, गाउस प्रमेय के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ हमने ज्ञात कर रखा था। तो वहीं से हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया, उसी फॉर्मूले को हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ हम इसको स्पेसिफाई कर देते हैं कि यहाँ सिग्मा क्या है। तो यहाँ सिग्मा बराबर क्या है अपने पास, Q/A, आवेश बटे क्षेत्रफल, जिसको हम क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, ध्यान रखना है। सिग्मा = Q/A जो अपने पास है वो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। तो ये जो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है, इसी को हम चेंज कर सकते हैं। E = जो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट था, सिग्मा की वैल्यू पुट करोगे Q/A, तो ये बन जाएगा Q/A × एप्सिलॉन नॉट। ये विद्युत क्षेत्र के लिए E के लिए फॉर्मूला बन गया। E = Q/A एप्सिलॉन नॉट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसी फॉर्मूले को हम आगे यूज लेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले फॉर्मूले को ही हमें आगे धारिता ज्ञात करने के लिए भी यूज़ करना है। ध्यान रहे, ध्यान से देख लें यहाँ तक, आगे चल रहे हैं। फिर
समझ में आ रहा है यहाँ तक? बिल्कुल सिंपल है। देखो आगे 4-5 डेरिवेशन हम इसी तरीके से पढ़ेंगे, वो सारे डेरिवेशन सिमिलर चलते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं, ध्यान रखना। तो अभी जो हमने कहा उस डेरिवेशन को अगर ध्यान से समझ लोगे तो अगले डेरिवेशन में भी समस्या नहीं आएगी, आप खुद कर लोगे, बोलोगे सर हम कर सकते हैं, वैसे भी वी कैन डू इट। ओके, तो देखो सबसे पहले हमने कहा था कि दो समांतर प्लेटें हैं, एक पे प्लस क्यू आवेश, एक पे माइनस क्यू आवेश, पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों का a, दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी d, पहली प्लेट को धनावेशित किया गया, दूसरी प्लेट को भू संपर्कित किया गया, दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने गाउस प्रमेय की सहायता से ज्ञात कर रखी है। वो हमने कहा कि E = σ/2ε0 प्लस σ/2ε0 σ/ε0 आ जाती है। तो यहाँ पर सिग्मा क्या है, Q/A यानी कि पृष्ठ आवेश घनत्व है, तो फॉर्मूला बन जाता है E के लिए Q/A ε0, ये E के लिए सूत्र है। अब देखो धारिता अगर तुम्हें याद करनी है तो धारिता के लिए सूत्र तुम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले C = Q/V। C = क्या होता है, Q/V होता है, जहाँ Q यानी कि आवेश, V यानी कि विभवांतर, विभव या विभवांतर। तो उस विभव या विभवांतर के लिए फॉर्मूला कहाँ से लाए, अब उसके लिए फॉर्मूला कौन सा रखें हम? तो एक आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र के साथ संबंध पढ़ा है, जैसे यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र भी काम में ले रहे हैं, E भी काम में ले रहे हैं और विभव भी काम में ले रहे हैं, मतलब दोनों का संबंध अपने काम आएगा। यहाँ सीधा पता चल रहा है दोनों राशियाँ यूज हो रही है, मतलब उन दोनों का आपसी संबंध जो है वो भी हमें काम में लेना है। तो उन दोनों में जो संबंध पढ़ा था हमने, उसमें हमने कहा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है विभवांतर बटा दूरी, विभवांतर बटे दूरी, E = V/D। E बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या आता है, V/D आता है, तो वो हम E बराबर V/D काम में ले लेंगे, यहाँ वो यूज़ कर लेंगे। ओके, तो उसको हमें यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम संबंध काम में लेते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ हम जानते हैं, याद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ लिख देते हैं हम जानते हैं और हम तो जानते ही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि क्या होता है, E बराबर V/D। तो V बराबर क्या हुआ, V बराबर क्या हुआ, E × D हुआ, उल्टा गुणा कर दिया, ये V बराबर E × D लिख दिया हमने, यानी कि विभव बराबर क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र गुणा दूरी, सूत्र पढ़ा ना ही, E = dV/dr, जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला हमने काम में लिया है। तो हमने लिखा V = E × D, ठीक है, फॉर्मूला वही है, नया फॉर्मूला नहीं है। अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं वो अपने सारे वही पुराने वाले फॉर्मूले काम में आ रहे हैं, कोई नया फॉर्मूला हमने अभी तक यूज़ नहीं किया है। तो हम जानते हैं कि V बराबर E × D लिखा। अब यहाँ पे देखो E का मान रख दो, इसलिए V = क्या बनेगा, E की वैल्यू वो रही, रख दें बस सीधा सीधा, Q/A ε0 और इंटू में क्या है, D, बस V = Q × D/A ε0, ये विद्युत विभव का मान, V का मान। अब ये V की वैल्यू हम काम में लेंगे धारिता के सूत्र में C में। चले फिर, अतः धारिता जो सूत्र था C बराबर Q/V, धारिता C बराबर क्या था, Q/V था। तो अब धारिता C बराबर Q/V में मान रख दो, Q/V में मान रखोगे, ध्यान से रखें, C बराबर Q/V, V मतलब ये रहा QD/A ε0, तो QD तो मैं यहाँ रख देता हूँ और A ε जो इसके बटे में आएगा वो कहाँ चला जाएगा, गुणा में रख देते हैं, ये रख दिया, देखो रख दिया।
अब सिंपल सी मैथ है, बच्चों का खेल है। अब तो मैं दिख रहा है कि सर मैं तो काट दूंगा, क्यू से क्यू काट दूंगा, काट दो फिर। आवेश तो कट गया, ये लो क्यू से क्यू कैंसिल, कट गया बेटा। तो सी के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या बचा यहाँ पर, इधर लिख दें, दिखना चाहिए बराबर, सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, बराबर दिख रहा है, सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये अपने पास धारिता का फॉर्मूला आ चुका है। कितनी सी कहानी थी, सुन लिया आपने। सी इक्वल टू क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो देखो हमने कहा था शुरुआत से दो समांतर प्लेटें, दूरी डी, आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू, क्षेत्रफल ए, विद्युत से तीव्रता का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसमें सिग्मा का मान रखा तो E इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। फिर सिंपल सा फॉर्मूला V बराबर E इंटू डी, उसमें E की वैल्यू रखी, धारिता के सूत्र C बराबर Q बटा V में V का मान रख दिया। V का मान रखा तो आया C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। देखो पहले ही कहा था तुम्हें कि जो धारिता का सूत्र है C बराबर Q बटा V, उसमें C का मान V पर निर्भर नहीं करता है। उसमें कंफ्यूज मत होना कि बट्टे में आ रहा तो कहीं ना कहीं समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती कोई ना कोई तो संबंध आ ही रहा होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बेटा। तो देखो C के लिए अपने पास जो संबंध है वो है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, मतलब C का मान इन तीनों कारक पर निर्भर कर रहा है। ये जो तीनों दे रखे हैं उन पर निर्भर कर रहा है, ध्यान रख लेना। ये तीनों जो राशियां अपने पास, इधर देख लेना ध्यान से, इन तीनों से अगर हम निर्भरता देखें तो जो धारिता की निर्भरता है, मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं यहाँ, विशेष लिख देते हैं, नोट लिख देते हैं, आएगा ना समझ में, नोट लिख रहा हूं मैं यहाँ। तो धारिता का मान किस पर निर्भर कर रहा है, फर्स्ट थिंग कि C का मान समानुपाती है A यानी कि क्षेत्रफल के। C किसके समानुपाती, A के समानुपाती, पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती, यानी क्षेत्रफल जितना ज़्यादा धारिता उतनी ज़्यादा। तो क्या संधारित्र हम इतने कम रेंज जितना बड़ा बना दें, फिर ऐसा संभव नहीं है। ये भी हम कुछ हद तक संधारित्र बड़ा बना सकते हैं, उसके बाद तो बड़ा नहीं बना सकते, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि आज के ज़माने में उपकरण जितना छोटा हो उतना फ़ायदेमंद है। तो फिर ये तो फिजिबल नहीं है कि हम संधारित्र को बहुत बड़ा बना दें, ऐसा तो नहीं कर सकते। लेकिन हमें ये पता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाओगे, ए का मान बढ़ाओगे तो धारिता का मान बढ़ेगा। ओके, तो सी का मान ए के समानुपाती है। फिर देखो एप्सिलॉन नॉट है, मतलब निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है, यानी कि वहाँ पर अगर हम निर्वात की जगह माध्यम रख देंगे तो माध्यम के लिए एप्सिलॉन जो अपने पास आएगा, जो उस माध्यम की विद्युतशीलता आएगी, उस पर भी धारिता का मान निर्भर करता है। तो सीधा सा हम ये कह सकते हैं कि धारिता का मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। धारिता का मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये ध्यान रखना है। ओके, माध्यम की प्रकृति। चलो बीच में कुछ लाइन आ गई, ये लो हटा देते हैं, जाओ ये लिखते हैं। चलो इधर से वापस क्या लिखेंगे, माध्यम की प्रकृति। सेकंड पॉइंट हमने कहा माध्यम की प्रकृति, नेचर ऑफ मीडियम। ओके, उस पर भी निर्भरता है। फिर थर्ड थिंग हम अगर यहाँ से ऑब्जर्व करें तो आ रहा देखो C का मान D के व्युत्क्रमानुपाती, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। D यानी कि क्या था, दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी थी। D मतलब क्या था, दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी थी। तो इसका मतलब C का मान D के व्युत्क्रमानुपाती
तो प्लेटों के बीच की दूरी जितनी ज़्यादा बढ़ाओगे, जितनी ज़्यादा होगी धारिता उतनी कम होगी। तो प्लेटें जितनी हो सके, संभव हो सके, एक दूसरे के नज़दीक ही रहनी चाहिए, ये ध्यान रखें। तो धारिता का मान देखो इन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, ध्यान से देख लें। दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। ओके, सी का मान प्लेटों के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति पर और प्लेटों के मध्य की दूरी पर। ओके, ये ध्यान से देख ले बेटा।